नमस्कार। हरियाणा के सबसे चर्चित शो अपना हरियाणा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। 2024 भले ही दूर हो, लेकिन नेताओं ने अभी से ही अपनी तैयारी और कमर कसनी शुरू कर दी है। हरियाणा में हर तरफ इसका शोर सुनाई और दिखाई देने लगा है। आज हमारे साथ एक खास शख्स जुड़े हैं जो बयानबाजों से दूर रहते हैं और अपने काम के लिए पहचाने जाते हैं, जिसका परिणाम है कि हरियाणा को नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग को ऊर्जा दक्षता सूचकांक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सम्मान का मिलना। नई दिल्ली में आयोजित 33वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि हरियाणा के लिए गौरव की बात है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला की, जिनसे आज हम उनके विभाग से जुड़े सीधे सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रणजीत चौटाला पर हमारी बेहद ही खास रिपोर्ट। अपने शांत स्वभाव के लिए हमेशा जाने जाने वाले रणजीत सिंह चौटाला न केवल सत्ता पक्ष के लिए बल्कि विपक्ष के लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं। बयानबाजी से दूर रहने वाले रणजीत चौटाला अपने विरोधियों को अपने काम से जवाब देते हैं, जिससे उनके कामों की तारीफ आज पूरे प्रदेश भर में होती है। रणजीत सिंह चौटाला ताऊ देवीलाल के बेटे हैं और पूर्व सीएम ओपी चौटाला के छोटे भाई हैं। चलिए जानते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। 1987 में उन्होंने लोक दल के टिकट पर रोड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक बने। 1987 में हरियाणा के कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। 1990 में हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए। साल 2005-2009 में राज्य योजना बोर्ड के हरियाणा के उपाध्यक्ष रहे। साल 2019 में उन्होंने रानिया विधानसभा से जीत हासिल की। साल 2019 में उन्हें बिजली और जेल मंत्री बनाया गया। चौटाला परिवार से ताल्लुक रखने वाले रणजीत की रानिया में खासी पहचान है। बता दें कि रणजीत चौटाला इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं। हालांकि वो लंबे अरसे के बाद कोई चुनाव जीते। 2019 में कांग्रेस से टिकट कटने पर वो निर्दलीय मैदान में उतरे और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोविंद कांडा को 19,431 वोट से हराया। चलिए एक नजर रानिया में मंत्री की ओर से कराए गए विकास कार्यों पर डालते हैं। रानिया हलके के लोगों की क्या मांगे हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। रानिया को जोड़ने वाला घग्गर नदी पर पुल का निर्माण। रानिया में पीने के लिए नहरी पानी की मंजूरी दिलाई। सिरसा रानिया सड़क को चौड़ा करवाया। किसानों के खेतों के लिए O2 हेड से एक फल्डी नहर निकलवाई। रानिया में बस स्टैंड का नवीनीकरण का कार्य जारी। रानिया में एंट्री और एग्जिट पर 2 विशाल दरबार बनाए जाएंगे। रानिया विधानसभा को उपमंडल का दर्जा मिले। शहर में बरसाती पानी की निकासी का काम करवाया जाए। रानिया शहर को रेल मार्ग से जोड़ा जाए। रानिया में तहसील कार्यालय का निर्माण कराया जाए। चौटाला परिवार से दूर रहने वाले रणजीत सिंह चौटाला राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। 32 साल बाद चुनाव जीतकर भी वो मंत्री बने और मनोहर सरकार में वो एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं जो एक मंत्री के पद पर काबिज हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की गुड बुक्स में वो शुमार है। खबर फास्ट न्यूज डेस्क की स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं उस शख्सियत का जिनका नाता उस शक्तिशाली परिवार से है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जिनके पिता चौधरी देवीलाल चौटाला भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे, जो खुद 1987 में वो लोकदल के टिकट पर रोरी विधानसभा से 7वीं विधानसभा के विधायक चुने गए। हरियाणा के कृषि मंत्री भी रहे और 1990 में उन्हें हरियाणा से राज्यसभा के सांसद के रूप में भी चुना गया और 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में रानिया की सीट निर्दलीय के रूप में चुनाव भी जीता। जी हां, हम बात कर रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला की। सर, बहुत स्वागत है खबरफास्ट की बेहद खास पेशकश में आपका। सवाल यह है चौधरी साहब के सबसे पहला सवाल की वर्तमान की बात करें तो हरियाणा के सबसे बड़े राजनेताओं में आपका नाम शुमार है। आपने ज्वाइंट पंजाब का समय देखा, 1960, 70, 80, 90, लगभग 5 दशक से आप सक्रिय रहे।
और नेताओं मुख्यमंत्री के साथ आपने काम किया, तमाम पार्टियों के साथ आप जुड़े रहे, बल्कि कुछ पार्टियों का जन्म भी आपके सामने हुआ। मैं चाहूंगा आप अपना अनुभव साझा करें, क्या क्या चुनौतियां आपके सफर में रही। जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सर। सर मैं चाहूंगा कि जो जो चुनौतियां आपके सफर में रही आप वो साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, मैंने अपना राजनीतिक जीवन 1987 में शुरू करा। वैसे तो क्योंकि जो देवीलाल का बेटा हूँ तो सदा से वो पुराने पार्टीशन से पहले ही 1937 से विधानसभा में थे। पर क्योंकि लंबे समय तक राजनीति, हमारे घर से हम 5 एमएलए मिनिस्टर भी हैं, आज के दिन भी हाउस में सबसे ज्यादा हैं और बिना किसी पार्टी के इंडिपेंडेंट है। तो देवीलाल की पहचान से ही हमें सब राजनीति में मिल रहा है। मैं 1987 में पहली बार जब बना, कृषि मंत्री था, एक्साइज एंड टैक्सेशन था, लॉ एंड जस्टिस था। मुझे पहला मैं 42 साल की उम्र में शुरू करा। उसके बाद जब मैं कृषि मंत्री था तब भी मेरा जो आज के दिन है ऐसा ही था। मेरा बहुत अनुकरणीय था, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने अपना डिपार्टमेंट संभाला, तब भी मेरी तारीफ हुई। उसके बाद फिर मैं राज्यसभा में चला गया और फिर अभी दोबारा मैं 30 बार सरकार में मंत्री बना हूँ। बनने के बाद मैंने जो करा है, जैसा आपने चर्चा करा कि पावर डिपार्टमेंट में बहुत सुधार किया, वो मैंने कई बार कह दिया, पर अगर आप चाह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर दूं कि हमारे यहाँ इस वक्त पूरे देश में जितनी जापान की इंडस्ट्री लगी है वो टोटल 1820 है, जिनमें अकेले हरियाणा में 28%। आप ये अंदाजा लीजिए कि 1820 में अकेले हरियाणा में कोई 550 के करीब इंडस्ट्री केवल हरियाणा में 1800 में थी। ये जापान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है जी। हमारा फरीदाबाद, गुड़गांव और ये मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया नॉर्थ इंडिया में। पूरे देश का जितने एक्सावेटर बनते हैं वो हम 60% अकेला हरियाणा बनाते हैं। पूरे देश की जितने कारें बनती है उसका हम 51% हम बनाते हैं। पूरे देश की जितनी क्रेन बनती है 53% अकेला हरियाणा बनाता है जी। पूरे देश के जितने मोटरसाइकिल बनते हैं वो 60% अकेला हरियाणा बनाना है। केजरीवाल जी क्या कहें ये उनकी मर्जी की बात, पर जितनी दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली बहुत बढ़ गया, दिल्ली की जितनी इंडस्ट्रीज है वो बाहर आ रही है, वो एनसीआर में, चाहे वो गुड़गांव में आ रही है, चाहे फरीदाबाद में जा रही है, चाहे वो सोनीपत में आ रही है या बहादुरगढ़ झज्जर में आ रही है। जितनी उनकी इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट करी है उनको हम पावर दे रहे हैं। जितने आपने देखा है कि डीएलएफ से लेके आपका वाटिका तक, उसके बाद आपका अंसल, उसके बाद दूसरे जो टीडीआई, जितने ग्रुप हाउसेज हैं वो चारों तरफ, क्योंकि दिल्ली चारों तरफ फैली है तो एनसीआर में बढ़ोतरी हो रही है जी। इतने फ्लैट्स बन रहे हैं, आपका करनाल तक फ्लैट्स बन गए, उधर आप जाए तो मानेसर, भिवाड़ी तक के फ्लैट बन गए, उधर पलवल से भी आगे तक फ्लैट बन गए। तो सब जो जितने बन रहे हैं, एक एक फ्लैट जो 50-50 मंजिला है, एक एक फ्लैट में 6-6 रूम है, सब में एसी लगे हैं, सारा हम बीट आउट करते हैं। एनसीआर में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और एनजीटी की गाइडलाइंस है, जनरेटर नहीं चल सकते। जनरेटर बंद होने के बाद भी हम बीट आउट करते हैं, कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, कभी कोई बिजली घर हमारे घेराव नहीं होता। हमारा लाइन लॉस जो था वो 31% था 2014 में, आज हमारा घट के 9.25 एटेंसी हो गया। तो आप ये समझिए कि जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 350 करोड़ का अपना रेवेन्यू जो घाटे में था वो प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, घाटे से प्रॉफिट में। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने हमें पूरे देश में, हम सबसे छोटी स्टेट है और उसके बाद पूरे देश में हमें नंबर 2 अवार्ड मिला है सोलर पावर कंजर्वेशन में। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश का और हमारे जो इंजीनियर जिन लोगों ने मेहनत करी है, छोटे कर्मचारी तक, उन सबको मैं समझता हूँ वो इसमें भागीदार है, वो उन सब की वजह से हमें सम्मान मिला है। ठीक सर, आते हैं कामकाज पे, लेकिन एक यक्ष सवाल ये भी है, आपने हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा बदलती देखी है। हरियाणा की राजनीति में कितना बदलाव आया अब तक? 5 दशक आप सक्रिय रहे हैं और चुनावी मुद्दे कितने बदले इस बार? देखिए, पंजाब हरियाणा जब अलग हुआ 1966 में, 1959 से चंडीगढ़ में स्टूडेंट हूँ, 63 से 67 में चंडीगढ़ से मैंने ग्रेजुएशन करी, 66 में हरियाणा पंजाब मेरे सामने ही अलग अलग हुआ। पंजाब हरियाणा तीनों अलग अलग स्टेट बन गई, हिमाचल पहले एक ही था। मुझे याद है कि जब 62 में हमारा विधानसभा 62 में स्टार्ट हुई, 1954 में चंडीगढ़ बन गया था। तो चंडीगढ़ की जो रूपरेखा वो लोग, क्योंकि सब ऑडियंस सुन रहे, मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो कोई भी नहीं जानता मैं वो आपसे बता रहा हूँ कि जो प्रेजेंट हरियाणा राजभवन है जिसमें अभी हमारे गवर्नर साहब रहते हैं, ये मुख्यमंत्री निवास था ज्वाइंट पंजाब।
यहाँ मुख्यमंत्री जी रहते थे, भीमसेन सच्चर रहे, गोपीचंद भार्गव रहे, प्रताप सिंह कैरों इसमें नहीं रहते। उसके बाद जो अभी हरियाणा सीएम हाउस है, इसमें गोपीचंद भार्गव एज फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। जिस हाउस में मैं रहता हूँ, जो बिजली मंत्री के नाते, उसमें प्रताप सिंह कैरों एज रेवेन्यू मिनिस्टर रहे थे, फिर एज मुख्यमंत्री भी उसी हाउस में रहे। जिस हाउस में पंजाब के सीएम रहते हैं, इसमें जो रणबीर सिंह, जो हुड्डा साहब के फादर हैं, वो तब इरिगेशन पावर मिनिस्टर थे, वो रहते थे। और उन दिनों में शिमला में हमारी राजधानी चलती थी गर्मियों के दिनों में। सर्दियों में क्योंकि चंडीगढ़ की नई वो असेंबली बन रही थी, तो 57 से 62 में जो हाउस चला वो हमारा होम साइंस कॉलेज का असेंबली हाल था, इसमें विधानसभा इसमें चलती थी सर्दियों में। और चंडीगढ़ में एक किरण सिनेमा होता था, 12 सेक्टर की मार्केट नहीं, ये सब जगह नीलम, ये सब बाद में है। बड़ा तेजी से चंडीगढ़ बढ़ा था। ये चंडीगढ़ का मैं इतिहास बता रहा हूँ। हरियाणा पंजाब जब अलग हुआ तो उधर संत फतेह सिंह ने एक आंदोलन छेड़ा। मास्टर तारा सिंह का डाउनफॉल था, संत फतेह सिंह ऊपर आ रहे थे। इधर जो देवलाल और प्रोफेसर शेर सिंह, इन्होंने मिल के एक संघर्ष करा, तो उससे मिल के संत फतेह सिंह कहे तुम पंजाब मांगो, हम हरियाणा मांगेंगे। और जो देवलाल हरियाणा संघर्ष समिति के चेयरमैन थे। हरियाणा इस बात से बना, जितने अब कांग्रेस हैं ये तो सब विरोध करते थे। जो बंसीलाल भी विरोध करते थे, जो रणबीर सिंह भी विरोध करते थे। ये तो केवल देवलाल ने संघर्ष करा कि हरियाणा में, पंजाब में इतने IAS अफसर हैं, हरियाणा के इतने, पंजाब हरियाणा इतना बजट देता है, पंजाब में ज्यादा, ये करके एक डिस्पैरिटी थी। इस बात पे लड़ाई लड़ी और इस पे हरियाणा अलग बना था। और उसके बाद हरियाणा बहुत तेजी से विकास करा। आज अब मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग ये कह रहा है कि इस वक्त जो बड़ी स्टेट है, उसमें जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, उसमें हरियाणा नंबर 2 पे आता है। ये उनका नीति आयोग का कॉम्प्लीमेंट है, जो देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर कैपिटा इनकम में जितनी छोटी स्टेट है, उसमें हम 1 नंबर पे पूरे देश में आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इस वक्त मेडल्स में आप देखें, हरियाणा ओलंपिक में 2% हमारी आबादी, हम 30% मेडल लेके आते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अगर आप गुड़गांव की तरफ जाकर देखें, इंटरनेशनल सिटी, मैं आपको गुड़गांव की एक बात बता सकते, गुरुग्राम कहने लग गया। गुरुग्राम इस वक्त एशिया में अगर GDP से जाए, नेशनल ग्रोथ से जाए, अगर हम पर कैपिटा इनकम में जाए, तो पूरे देश में 1 नंबर पे है। पूरे एशिया में हम 1 नंबर पे हमारा गुरुग्राम है। कोई भी उसके बराबर कोई टाउन नहीं खड़ा करता, बराबर रहता। मैं आपसे बताऊं, बॉम्बे की इस वक्त इकोनॉमी जो है वो $900 बिलियन है, जबकि वहाँ की आबादी जो है वो 3.25 करोड़ है। गुड़गांव की आबादी इस वक्त जो है वो 14 लाख है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो $300 बिलियन है। और $900 बिलियन आबादी 3.25 करोड़, या $300 बिलियन हमारी इकोनॉमी और हमारी आबादी 14 लाख। तो पर कैपिटा इनकम में गुड़गांव आज बहुत आगे चला गया। मैं गलत नहीं कर रहा, अगले 10 साल में सबसे बड़ी इकोनॉमी हरियाणा होगा और गुड़गांव सबसे बड़ा शहर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सर। और सवाल अब यह है कि हरियाणा में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की मनोहर सरकार बनी, तब 30,000 करोड़ के आसपास बीजेपी के विभाग में घाटा रहा। और कहा जाता है कि भाई बिजली विभाग जो है वो घाटे का विभाग माना जाता है। कैसे आपने इस विभाग को घाटे से उभारा और कैसे हरियाणा को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में दूसरे नंबर पर काबिज किया? हालांकि आप कृषि विभाग भी संभाल चुके हैं, राज्यसभा सांसद के तौर पर आपकी जिम्मेदारी भी आप निभा चुके हैं, वो अनुभव कितना काम आया आपको? देखिए, अनुभव से बहुत फायदा मिलता है। मैं आपको दोनों डिपार्टमेंट पे चर्चा करूंगा, क्योंकि पहले ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी का, फाइनेंस के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। हमारे पावर डिपार्टमेंट की ईयरली 36,000 करोड़ की परचेज है। अगर मुख्यमंत्री जी ने मेरे पे भरोसा करके दिया, मेरी शराफत पे, मेरी इंसानियत पे, मेरे जो अनुभव था उससे मुझे इतना बड़ा महकमा दिया। पहले उन्होंने मीटर बाहर लगवाए, SCO को लगाए, उससे पहले बिजली का लाइन बहुत हुआ, उन्होंने बहुत इसका सुधार करा, मुझे अच्छा बना हुआ प्लेटफॉर्म मिल गया। उसके बाद मैंने करा, मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले 4 साल में 8 बार पूरे हरियाणा में साइमल्टेनियसली रेड करे। एक दिन में 40-40 हजार छापे पड़े। पूरी टीमें 7-7 हजार कर्मचारी सब रेस्ट हाउस में पहले दिन चले गए। जिले हिसार वाला भेज दिया, अम्बाला वाला चला गया, कुरुक्षेत्र, ऐसे सब ट्रांसफर करके, ताकि कोई कनेक्टिविटी नहीं बने। और जो रेड करे उसमें हमने चोरियां पकड़ी, 3-3 हजार चोरियां पकड़ी। उससे सब लोगों में डर आया कि चोरी करना बंद करके, और उसके बाद लोगों ने एक दूसरे अपनी इज्जत से भी समझ के, ये समझते कि देना पड़ेगा, पेनल्टी से लगेगी, लोगों ने बिल अपने कनेक्शन लेने शुरू कर दिए। उससे ये हुआ कि उन्होंने सिक्योरिटी जमा करवाई, हमारा रेवेन्यू बढ़ने लगा, सब कुछ लाइन पे हो गया। इस करके हमारी ऐसी बातों से बहुत, हमारी टीम ने बड़ी अच्छी मदद की। कोविड में भी हमारे पावर डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया काम करा, रिमार्केबल काम करा। इस वक्त भी जो लाइन लॉस कम कर रहे हैं हमारे, मैं तो कहूँगा
ALM से लेके JE से लेके SDO तक और ऊपर चीफ इंजीनियर और हमारे MD और जो ACS है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। उन्होंने मेरे साथ SG में बहुत अच्छा काम करा। हम जब 3200 करोड़ घाटे में थे, 3600 करोड़ घाटे में थे, आज हम 2000 करोड़ प्रॉफिट में आए हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रॉफिट में आना बहुत बड़ी बात है जी। इसके बाद मैं जेल का बताता हूँ। मेरे पे जेल डिपार्टमेंट भी दूसरा है जी। पार्लियामेंट की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रिफॉर्म, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवे, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। उसमें सभी पार्टीज के मेंबर बन के एक चेयरमैन होता है। उसमें कांग्रेस के भी होते हैं, उसमें तमिलनाडु के DMK के मेंबर हैं, उसमें ममता बनर्जी के मेंबर हैं, उसमें अखिलेश यादव के और तेजस्वी यादव की पार्टी के मेंबर भी है, नीतीश कुमार की पार्टी के मेंबर भी होते हैं। वो सब ये जाके वो कमेटी सब जगह जाती है। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है ऑन लीगल राइट्स। तो उसमें जो जेलें तय करी, उन्होंने तिहाड़ जेल भी देखी, उन्होंने तेलंगाना भी देखी, उन्होंने देश भर की सब जेलें विजिट करी। वो कमेटी जब हमारी भौंड सी जेल विजिट करने आई तो उसमें सुशील मोदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे बिहार में, उस कमेटी के चेयरमैन थे। उसमें कांग्रेस के मेंबर थे, उसमें सभी पार्टी, जैसे मैंने बताया, ममता बनर्जी, DMK, सब पार्टी के मेंबर थे। जब उन्होंने विजिट करके वो देखते हैं कि कैदी को कैसे लाया जाता है, उसे खाना कैसे दिया जाता है, उसकी मुलाकात कैसे होती है, वो जब पैरोल पे जाता है तो उसे कितने दिन लटकाया जाता है, ये सब बातें, उसका व्यवहार कैसा आता है, ये सब बातें चेक करके सब कैदियों से मिलते हैं। जब जाने लगे तो हमने उनके सामने रजिस्टर रख दिया। हमारे स्टूडेंट जेल है, हमारे DGP वहाँ थे, DC थे, सेशन जज थे, SP थे, सब ऑफिसर थे, क्योंकि उन्हें हमने स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करते हैं। तो उन्हें कहा गया कि साहब आपने जो देखा, हम चाहेंगे कि आप रजिस्टर पे कुछ कमेंट करें। तो वो लिख के गए। ये बहुत बेहतर व्यवस्था लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। ये रिकॉर्ड पे है हमारे सुप्रीडेंट जेल के, वहाँ के बॉन्ड की जेल के रजिस्टर पे। तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस है, हमारे चीफ मिनिस्टर काम पे विश्वास से, इन सारी बातों। आज हरियाणा सबसे तेजी से विकास कर रहा है। इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है देश में। हम एक छोटी स्टेट, बहुत आगे, हर चीज में हम रिमार्केबल रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक। और सर मुबारक हो, सरकार के 9 साल के कार्यकाल हो गए हैं और इस दौरान जो है केंद्र सरकार ने यमुनानगर में 800 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि थर्मल प्लांट हरियाणा को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन बीच में कई खबरें आई कि कई थर्मल पावर के केंद्र बंद कर दिए गए थे, कुछ थर्मल पावर प्लांट की सभी इकाइयां नहीं चल पा रही थी। ऐसे समय में बिजली की आपूर्ति कैसे की जा रही सर? देखिए, ऐसा है कि जब थर्मल पावर बनता है तो उसके लिए है वो 30 साल, 28 साल, 35 साल उसकी लाइफ होती है। कुछ जो बहुत आउटडेटेड हो जाती है वो फिर उसके यूनिट्स बंद हो जाते हैं। ये हमने इसी करके अगला लगाया था कि हम अपने आप पे स्टेबल हो। हमें कई बार बाहर से भी लेनी पड़ती है, कई बार हमें सोलर यूनिट लेनी पड़ती है। हमने एक तो सोलर में बहुत तेजी से मामला बढ़ाया है। उसके बाद जो हमारा ये बनेगा 800 मेगावाट का, हमारे पास अपनी जो तैयार होगी झारली से, आपके यमुनानगर से है, इसके बाद पानीपत से हमारा 1200 मेगावाट हमें यहाँ खेदर, हिसार में खेदर पावर प्लांट से मिल रही है। इससे मिलके हमारी, आप ये समझिए कि हम बहुत इस पे मजबूत हो गए। हमें कहीं दिक्कत नहीं आती। फिर भी हमें लेनी पड़ती है तो हम बाजार से, जिन दिनों में, अब जैसे जून जुलाई में सबसे ज्यादा लोड बनता है जी। उन दिनों में पहले साउथ जो इंडियन स्टेट है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उधर उड़ीसा, उनमें पहले बारिश आ जाती है तो वहां से हमें तुरंत जो बॉडी लाइन से हमें ट्रांसफर हो जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है सर, सवाल एक अहम ये भी है कि बिजली की दरों में क्या बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले समय में? देखिए, हमारा रिकॉर्ड है यूक्रेन की वार से, ये आपका गाजा में जो वार हुई है, इससे कोयले का, आपका इसका ऑयल का, हर चीज का रेट बढ़ा है, डीजल का भी रेट बढ़ा है। उसके बाद भी हमने, एक रिकॉर्ड की बात है कि 8 साल में, पिछले 8 साल में कभी टैरिफ नहीं बढ़ाया। आज तक तो मैं बढ़ाया नहीं, अब भी हम सोच रहे हैं ना बढ़ाया जाए, पर अगर कभी कोई हालात हो तो अभी तक तो यही है कि हम नहीं बढ़ाएंगे। हमारा बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, ठीक चल रहा है। ठीक सर, पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दिए जाने का अब हरियाणा में से मुद्दा बनाया जा रहा है, गरमाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल द्वारा मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा हरियाणा में किया जा रहा है। यह बात भी सच है कि वित्तीय स्थिति और हालात में भी देखने पड़ते हैं कि हरियाणा में कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी। कैसे में टैरिफ बढ़ाकर सरकार किसी प्रकार का रिस्क लेना चाहेगी, जिसका जिक्र भी आपने अभी किया।
देखिए, फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन होती है हर चीज की। एक बजट होता है, बजट प्लान नॉन प्लान। ब्रिटिश टाइम में सब प्लान बजट होता था 82% और 18% होता था जिसमें कहीं डिजास्टर हो गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया तो उसके लिए वो रिजर्व रखते थे। आप जब भी कोई करेंगे फ्री कोई देकर नहीं चला सकता। अगर एक समझे आप छोटा आउटलेट है, कोई दुकान है वो आप चला रहे हैं, उस पर आप सारा सामान फ्री देते जाएंगे तो 10 दिन दे लेंगे, 15 दिन दे लेंगे, 1 महीना दे लेंगे, आखिर आपको पीछे से सामान लाना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं चलने की बात है, ये छोटी बात है। इस नारों से उन्होंने, देखिए केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनने के बाद, पंजाब में सरकार बनने के बाद उन्होंने ये नारा गुजरात में चलाया, नहीं चला, हिमाचल में चुनाव आए, नहीं चला, अभी आपके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, सब जगहों में एक एमएलए भी नहीं बना। ये बातें लोग समझते हैं, इन बातों से कुछ नहीं हुआ करता। उनका अपना कुछ मैनेजमेंट है नहीं। उन्होंने अपना सब करके, उन्हें ईडी में केसेस में अंदर हो रहे हैं, उन्होंने चोरियां कर रखी हैं, भले आदमी है नहीं, उनके करने से क्या होगा। मैं नहीं मानता कि कुछ होगा। मैं इज्जत करता हूँ केजरीवाल जी की, पर उन्हें लोगों ने नहीं साथ दिया। देखिए दिल्ली में 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए, एक सीट भी उन्हें मिली। असेंबली का एक अलग इशू होता है, उन्हें कुछ बातों से मिल गई, छोटी स्टेट है, उसमें उन्हें एक मौका मिल गया। बाकी कहीं भी कुछ नहीं, सब जगह बुरी तरह फैले। पंजाब में भी फैले हो रहा है, सब पता है। आज अगर चुनाव हो जाए, उनकी अपनी भगवत मान की लोकसभा की सीट जब वो मुख्यमंत्री खाली, फिर सिमरनजीत मान जीते अपने स्टेटों में, जो 8 सेगमेंट है सभी में हारे हैं। लेकिन मान साहब कह रहे हैं कि भाई 24 घंटे फ्री देने के बावजूद जो है 500 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। खैर, खबरों आगे बढ़ते हैं। सवाल बिजली से जुड़े मुद्दों पर है। अब बात हो गई बिजली से जुड़े, और सवाल अब करेंगे कि खासतौर पर जेल की बात करते हैं तो जेल में कई बदलाव होने की जिक्र किया जाता है। जेल मंत्रालय भी आपके पास है, ओपन एयर को लेकर सरकार प्रयासरत है। कहां तक काम हुआ है और कितना इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है? देखिए, हमने नई जेल बनाई, एक रोहतक में बनी है हमारी जेल। उस रोहतक की जेल जो है वो हाई सिक्योरिटी जेल है, जो अब तक के पूरे नॉर्दर्न इंडिया की एक मॉडल है। उसमें कश्मीर के डेटनूज रखे जा रहे हैं, उसमें आपके जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं उनको रखे जाएंगे। उसमें 3 टायर सिक्योरिटी रखी है। हमने, हमारी अपनी हरियाणा पुलिस अलग रहेगी। हमें जैसे हम सेंट्रल कोई फोर्स ले लें, ITBP को ले लें या कोई दूसरी सिक्योरिटी फोर्स ले लें, उनका 3 ताकि कनेक्टिविटी नहीं बने। उसमें कोई 500 के करीब जैमर लगेंगे। उसमें कहीं पत्ता कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता। इस तरीके की सिक्योरिटी को, वो एक नया मॉडल होगा। बहुत बढ़िया जेल बन रही है। बाकी हमारी जेलों में बहुत बढ़िया, अभी जब कोविड का मामला था, हमारी जेलों से 20-20 हजार आदमियों का खाना बन के आता था। बहुत बढ़िया खाना बनता है। हमारी जेलें A1 जेलें हैं, जिसमें सब जितने हमारे आज तक जितने इस तरीके के लोग भी जेलों में, जैसे बाबा राम रहीम है, बाबा रामपाल हैं, ये हमारी जेलों में हैं। और कितने हार्ड क्रिमिनल्स हैं, कितने जो दिल्ली में तिहाड़ जेल में नहीं आते, वो सब जेलों पर। हमारी जेलों में कभी भी ऐसी घटना नहीं होती कि कोई कैदी दीवार से फांद के भाग जाए, या अंदर से सुरंग खोद के बाहर निकल के भाग जाए, या जैसे बाहर किसी को तारीख पे लेके जाते हैं तो पुलिस से इनकाउंटर करके छुड़ा ले जाते हैं। कई जगह, हम किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, पर ऐसी घटनाएं कई बार होती है। टीवी में भी आता है, अखबार में भी आता है। हमारे यहाँ आज तक ऐसी घटना कभी भी नहीं हुई। ठीक सर। हरियाणा में बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। बहुत तरीके से हम बधाई देता हूँ सारे हमारे DGP जेल को और हमारे स्टूडेंट जेल को, तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखा। ठीक सर। अब सवाल यह है कि आपके लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों से चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रदेश की जनता और आपके समर्थक जानना जरूर चाहेंगे कि क्या आप आम चुनाव में उतरेंगे और सीट को लेकर आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी। हालांकि ये भी जानता हूं मैं कि आपका जवाब होगा कि आलाकमान फैसला करेगा, हम वो करेंगे। ये बात भी सच है कि हरियाणा में चौटाला परिवार को बहुत प्यार और स्नेह मिला है, और जब भी परिवार के सदस्य चुनाव में उतरे हैं, लोगों ने उनका समर्थन किया है। देखिए, ऐसा है कि ये फैसला तो हाईकमांड करेगा। मुझे नहीं पता था, जब काउंटिंग हो रही थी, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, कांग्रेस में टिकट नहीं मिला था, मैं बाहर आके लड़ा, और एक दीवार बोले थे कि रणजीत सिंह जीतेगा। मैं 25,000 से चुनाव जीता, और सभी पार्टी जितनी मेरे सामने थी सभी की जमानतें थे। कांग्रेस, BJP, INLD, JJP, सबकी जमानत जब से मैं 25,000 से जीता। 2 घंटे बाद मुझे फैसला, क्यों कांग्रेस में छोड़ के तो उस खिड़की पे जा नहीं सकता था, स्वाभिमानी आदमी था। मेरे सामने ऑप्शन एक था कि मैं कांग्रेस और BJP में किसका समर्थन दूं। कांग्रेस छोड़ के तो उस खिड़की पे गया नहीं, मैंने BJP को समर्थन दिया, अनकंडीशनल दिया। और मुझे मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेट में सबसे सीनियर मिनिस्टर में मुझे उसमें शामिल करा, बड़ा महकमा दिया, मेरे काम से बड़े खुश है। मुझे राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है। मैं जो हूँ इससे संतुष्ट हूँ। पर मुझे फिर भी पार्टी अगर मुझे कहेगी कि आप लोकसभा लड़ो तो लोकसभा लड़ूंगा, अगर मुझे विधानसभा कहेगी तो विधानसभा लड़ूंगा। ये फैसला मैंने उन्हीं पे छोड़ दिया।
चलिए सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। अब बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, इन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया, लेकिन 31 साल की उम्र में रूंधे गले से साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, जिसकी पीछे की वजह आप जानते हैं कि ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के WFI के अध्यक्ष बनने से खिलाड़ी निराश है। क्या नसीहत रहेगी आपकी खिलाड़ियों को? क्योंकि मुझे याद है कि जब खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे थे, आपने कहा था कि खिलाड़ियों की बात, आवाज को एक बार सुनना जरूर चाहिए, लेकिन खिलाड़ी इस उम्र में संन्यास ले रहे हैं, जिस समय उनसे उम्मीदें होती हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वही इनकी फीलिंग्स के मैं साफ हूँ। जो इन बच्चों ने करा, जो देश का मान बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं। जब ये मेडल जीते तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सभी ने उन्हें एक मिनट भी नहीं खोया, उन्हें फोन करके बधाइयाँ दी। और वो लोग जब जिस दिन भारत का जब तिरंगा लहराया गया, तो उन्हें भी, हमें भी, उनके परिवार को, पूरे देश के हर आदमी को जिसमें राष्ट्रीयता थी, हर एक को बहुत अच्छा लगा। पर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि आपस में ये बातचीत ठीक नहीं हुई। और मैं तो तब भी इस पक्ष में था कि इन खिलाड़ियों से बुला के इनके साथ बच्चे, इनसे बात करके इनकी फीलिंग का ध्यान रखना चाहिए। जी। और अब ये, क्योंकि ये महकमा मेरे नहीं, ऊपर के लेवल का है, ये उन लोगों ने तय करना है। मेरी तो एक भावना है कि बच्चे अच्छे, इनको प्यार से समझा के इनको अच्छा, इनकी जो इन्होंने गौरव बढ़ाया उसकी इज्जत करनी। बहुत शुक्रिया सर, अपना समय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से और सजग तरीके से, सहज तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। आप जुड़े रहिए इस खास कार्यक्रम के तहत, और लगातार हम बातचीत करते हैं इसमें तमाम विधायकों से, सांसदों से, हरियाणा के जुड़े तमाम राजनीतिक गलियारों से, तमाम दिग्गजों से। नमस्कार।